चलिए, आज की डिस्कशन क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम कुछ अध्ययन करें और इसकी चर्चा करें कि इकोनॉमिक्स के आज 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं और इन सारे क्वेश्चंस के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं। एक क्वेश्चन को हल करने में कई क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए, ऐसी व्याख्या तो होनी ही चाहिए, चाहे किसी विषय का हो। और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आंसर होते हैं, तो उसके लिए कोई खास बात तो होती नहीं है। तो हम सबसे पहले देखें पहला क्वेश्चन को कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, एकत्रित की जाती है किसके द्वारा? आप अच्छी तरह जानते हैं, CSO द्वारा। इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है। अब CSO प्लस NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यह मिल करके अब NSO होने जा रहा है। आप याद रखेंगे कि ये जब बन जाएंगे तो इनकी स्थिति आई बन जाएगी, लेकिन अभी जो माप की जाती है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, आपको पता ही है। और चलिए आगे देखें, दूसरे क्वेश्चन को देखें। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि भारत में राष्ट्रीय आय का एकत्रित किसके द्वारा किए जाते हैं, तो CSO के द्वारा। दो बातें याद रखिएगा, CSO यहाँ दो अर्थ में है। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अब यही केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय भी कहे जाते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो कंफ्यूज ना करेंगे दोनों शब्दों को देख करके। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम देखें। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। अल्प विकसित और विकासशील ये दोनों शब्दों की ऐसी व्याख्या है कि पहले केवल दो शब्द थे। एक शब्द का नाम था उन्नत और दूसरे शब्द का नाम था पिछड़ा। कौन सा कलर है देखिए, तो कलर ठीक कीजिए। तो उन्नत और पिछड़ा यानी स्पष्ट है कि यहां इसको कहते हैं एडवांस्ड और इसको कहते हैं बैकवर्ड। एडवांस एंड बैकवर्ड ये दो शब्द हैं और इन दोनों शब्दों की जगह नए शब्दों का प्रयोग किया गया, यानी उन्नत शब्द की जगह विकसित शब्द का प्रयोग हो गया। उन्नत की जगह विकसित शब्द का प्रयोग हुआ और पिछड़ा की जगह अल्प विकसित शब्द का प्रयोग हुआ। याद रहे। अब आप सोच सकते हैं, उन्नत पहले केवल अर्थव्यवस्था के दो ही शब्द थे। एक शब्द का नाम था उन्नत, दूसरे शब्द का नाम था पिछड़ा, यानी विकसित। अब उन्नत शब्द की जगह विकसित और पिछड़ा शब्द की जगह अल्प विकसित शब्द का प्रयोग किया गया। आखिर आपके दिमाग में ये बात आएगी कि आखिर ये प्रश्न क्यों उठा, ये दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि उन्नत और पिछड़ा एक कठोर शब्द थे और कहीं भी वचन में कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जीवन में ऐसे ही बात याद रखें, अगर इज्जत पाना चाहते हैं तो दूसरे को इज्जत देना सीखिए। और इज्जत जो देता है उसकी वाणी कठोर नहीं होती है, उसकी वाणी नम्र होती है। तो इसी प्रकार से कहा गया कि ये उन्नत और पिछड़ा इन दोनों शब्दों की जगह शब्द का प्रयोग किया जाए। और बाद में चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने इसे विकसित और अल्पविकसित शब्द का प्रयोग किया गया। बाद में चल करके वर्ल्ड बैंक ने अल्पविकसित शब्द, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं इसको, कि बाद में चल करके अल्पविकसित शब्द को उन शब्दों के लिए, उन देशों के लिए प्रयोग किया जाने लगा जिनके विकास की प्रक्रिया जारी है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, दैट इज कॉल्ड अनडेवलप्ड कंट्री। अब कहा गया कि जिन्हें आप अल्पविकसित कहते थे उन्हें आपने अब क्या कह दिया, विकासशील कह दिया, यानी अल्पविकसित बराबर विकासशील। आज मैं तो यही आपने देखा, जो अल्पविकसित है यहाँ यही विकासशील है। यानी अल्पविकसित देश की जो विशेषता होगी, विकासशील देश की विशेषता वही है। यानी जो विकासशील देश की विशेषताएं होगी, अल्पविकसित देश की विशेषता वही है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। लेकिन आगे चलकर वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों को 3 भागों में बांट दिया। फिर बाद में चलकर उसमें ऐसा किया गया, निम्न आय वाले देश, मध्यम आय वाले देश और उच्च आय वाले देश। फिर बाद में चल करके मध्यम आय वाले को 2 कैटेगरी कर दी गई, निम्न मध्यम आय वाले और उच्च मध्यम आय वाले। अब आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने कहा
कि विकसित, विकासशील और अल्पविकसित जैसे शब्दों का प्रयोग अब नहीं होगा। विकसित, विकासशील और अल्पविकसित जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। अब उसकी जगह सिर्फ निम्न आय वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले देश, उच्च मध्यम आय वाले देश और उच्च आय वाले देश, ये कैटेगरी बट गई। तो इसकी जगह अब ये विकसित, अल्पविकसित ये पुराने शब्द हो गए। अब इनकी जगह पर निम्न आय वाले, ये वर्ल्ड बैंक ने हाल की रिपोर्ट में दी है, करंट बात है ये। निम्न आय वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले देश, उच्च मध्यम आय वाले देश और उच्च आय वाले देश की बात की गई। और भारत के संदर्भ में कहा गया कि भारत को अब अल्प विकसित देश या विकासशील देश नहीं कहा जाएगा। अब भारत को कहा जाएगा निम्न मध्यम आय वाला देश। यानी स्पष्ट है कि मध्यम आय वाले को दो कैटेगरी में बांटी गई, निम्न मध्यम और उच्च मध्यम। और निम्न मध्यम और उच्च मध्यम इन दोनों में भारत को जो रखा गया है वह निम्न मध्यम आय वाला देश में रखा गया है। इसलिए स्पष्ट अल्पविकसित देश को कहा जाता है। क्यों? तो अल्पविकसित देश को मैंने समझा दिया आपको। अब इसके आधार पर देखिए, नियोजन की आवश्यकता के कारण, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नियोजन शब्द की जो व्याख्या है वह समाजवादी देश के लिए है। भारत कोई समाजवादी देश नहीं था। भारत तो एक, जब इंग्लैंड हमारे देश पर कब्जा किए हुए था तो वास्तव में एक पूंजीवादी देश ही एक रूप में था, नीच क्षेत्र की विशेषता थी। लेकिन बाद में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 1948 की प्रथम औद्योगिक नीति में भारत की सरकार चाही कि अब भारत में एक मिक्स्ड इकोनॉमी कायम होनी चाहिए। और इस प्रकार से निजी क्षेत्र तो था ही, सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया जाने लगा और इस प्रकार से मिक्स्ड इकोनॉमी काम कर दी गई। जब सार्वजनिक क्षेत्र को लाया गया भारत में तो निश्चित रूप से नियोजन की विशेषता बन गई, क्योंकि नियोजन स्पेशली है सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता, समाजवाद की विशेषता। तो समाजवाद को भी लिया गया, इसलिए ऐसे कोई काम इसके लिए आवश्यक नहीं था कि भारत एक विकसित देश इसके कारण है। हम तो तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण ये बात सत्य है। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, नो डाउट। अब तो जनसंख्या की वृद्धि की गति काफी, अब तो बहुत की अपेक्षा पहले नीचे गिर गई है। तभी तो कहा जाता है कि भारत अब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था में प्रवेश कर गया है। आज भी विवाद है द्वितीय और तृतीय अवस्था के रूप में, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि दर में, यहाँ जनसंख्या की वृद्धि कैसे होती है, इसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर जो होता है वही जनसंख्या की वृद्धि दर होता है। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को ही जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। तो ये बात सत्य है कि तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है, इसके कारण से भारत को विकसित देश कहा जाता है। आगे देखते हैं, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, बात बिल्कुल सत्य है कि कृषि पर आधारित जनसंख्या, हमारी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, इसको काटा नहीं जा सकता है। तो 2 और 3 दोनों होगा, ऐसा कोई विकल्प देखा जाए। औद्योगिक उन्नति की मंद, बिल्कुल सही, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण औद्योगिक विकास की गति अगर तीव्र होती तो भारतीय जनसंख्या कृषि पर इतना आश्रित नहीं होती। यह बात सत्य है कि जीडीपी विकास में कृषि का योगदान सबसे नीचे है, लेकिन रोजगार में कृषि का योगदान सबसे ऊंचा है। ये बात याद रखेंगे, जीडीपी में कृषि का योगदान सबसे नीचा है, लेकिन रोजगार में सबसे ऊंचा है। ये 2 बातें ध्यान रखेंगे। तो ये तीन बातें आती हैं। 2, 3 और 4 क्या पुट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे सर। 2, 3 और 4, तो देखिए 2, 3, 4 मैंने कहा ना, कहीं विकल्प में है 2, 3 और 4, ये तीनों आंसर बनेंगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है। क्यों ना अवरुद्ध हो? आपने दादा भाई नेहरू की ड्रेन थ्योरी को भी देखा होगा। हमारे देश से अंग्रेजों ने संपत्ति को ले लिया। अब बताइए, अंग्रेजी शासनकाल हो और हमारे यहां की संपत्ति को वह विदेश ले जाए और विदेश में ले जाकर के उससे वस्तुएं निर्मित करे और वही निर्मित करके फिर हमारे यहां दे। एक तो संपत्ति ले गई हमारी, अंग्रेजों ने हमारी संपत्ति ले गई। अंग्रेज हमारी संपत्ति को ले गया और संपत्ति से निर्मित करके वस्तुएं करके भारत में भेजा। अब भारत में जो अर्थ था, जो धन थी, जो इनकम थी, उसको भी ले गया। क्यों? धन के निकासी का सिद्धांत क्यों न कहा जाए। इस धन के निकासी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था नीचे गिरती चली गई। अंग्रेज
संपन्न होता चला गया। उसके बहुत सारे कारण हैं संपन्नता के, लेकिन एक ये भी कारण है उसकी संपन्नता के। तो आइए, तो अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण अवरुद्ध रहा है। क्यों? ये बिल्कुल सत्य है। अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण भारत का आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है। हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों को प्रायः एक लोग मान लेते हैं, लेकिन सत्य यह है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों में अंतर है। विकसित देश के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग होता है, जबकि अल्पविकसित या विकासशील देश में अगर विकास हो रहा हो तो इसके लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इसके लिए विकास शब्द का प्रयोग होगा। दोनों, मैं कई बातें बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन से कई समाधान हो जाएंगे, आपको एक व्याख्या से कई समाधान हो जाएंगे। तो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? विकासशील या अल्पविकसित देश के लिए। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? विकसित देशों के लिए। तो इस प्रकार से यहां आप देखते हैं अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण हमारी कृषि व्यवस्था अकुशल रही। क्यों? हमारे किसान जो हैं अकुशल क्यों? अशिक्षित हैं। अगर किसान हमारे शिक्षित होते तो हमारी व्यवस्था और अच्छी हो सकती थी, लेकिन हमारे यहां के किसान अकुशल होने के कारण वो पैसे को कैसे उपयोग करें, कैसे हम कब इसका उपयोग करें, किन चीज़ों का, इनमें उनकी कठिनाइयाँ होती थी। हाँ, ऐसा नहीं कि किसानों को ज्ञान नहीं है, करत करत अभ्यास की जरमति हो सुजान, ये भी तो कहावत है। तो हमारे किसान अभ्यास के कारण बन गए, लेकिन यही इसी में अगर कुशल होते, वो शिक्षित होते और बेहतर व्यवस्था हो जाती और कृषि से हम बहुत कुछ आगे कर सकते थे। तो निश्चित रूप से अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ। अनियमित औद्योगिकरण के कारण निश्चित रूप से औद्योगिकरण हमारे यहाँ हुआ तो अवश्य है, लेकिन एक रेगुलेटरी जो होनी चाहिए, एक नियमित होना चाहिए, ऐसा नियमित नहीं हुआ है। तो ये भी एक कारण बन रहा है। और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण जो हमारी परंपरा है, एक परंपरा चली आ रही है, यही काम करेगा, यह वर्ग यह काम करेगा, यह एक काम बंधन है। हालांकि यह बंधन धीरे धीरे अब टूट रहा है। नाई है तो केवल नाई का काम करेगा, बढ़ई है तो केवल बढ़ई का काम करेगा, लकड़ी का काम करेगा, लोहार है तो लोहे संबंधित काम करेगा। तो लेकिन अब इसके ये भी पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। लेकिन आज तो आप देखते हैं कि रोजगार पर विशेष हमारे प्रधानमंत्री भी बल दे रहे हैं। उनका कहना है, माननीय प्रधानमंत्री इस बात को बताना चाहते हैं कि सरकार का काम नौकरी करना नहीं, नौकरी कराना नहीं, सरकार का काम है प्रशासन चलाना, और जनता का काम है रोजगार करना, व्यवसाय करना जनता का काम है। इसलिए आप देखते होंगे कि इनकी एक अजीब मेंटलिटी है जो हमारे यहाँ की मेंटलिटी से तालमेल नहीं खाती है। हमारे यहाँ की जनता की सोच है हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें व्यवसाय विशेष रूप से नहीं करना है। व्यवसाय वह करेगा जिनके पास पैसे हैं पर्याप्त। खैर, विषयांतर की बात हो जाती है तो निश्चित रूप से इसका मतलब तीनों बातें आती है, तो उपयुक्त सभी आंसर इसका बन जाएगा। चलिए सर, उपयुक्त सभी आंसर बनेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको मैं देखता हूं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? एक बात मैं बतला दूं, 4 तरह की बातें हैं। आप एक किसान को अगर बांटेंगे तो, या जोत को भी बांटेंगे अगर आप, तो ये 4 तरह की बातें आ जाएगी, याद रहे। 4 तरह की बातें क्या आएगी? सीमांत, लघु, अर्धमध्यम, मध्यम, बाबू एक और होगा 5वां, उच्च। सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और उच्च जोत। 0 से 1 हेक्टेयर सीमांत है, 1 से 2 हेक्टेयर लघु है, 2 से 4 हेक्टेयर अर्धमध्यम है, 4 से 10 हेक्टेयर मध्यम है। उच्च का मतलब यहां बृहद कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता है ये सब, बृहद इसको कहें। और ये बृहद के लिए 10 से एबव
एवं क्या 10 हेक्टेयर से ऊपर। अब 10 हेक्टेयर से ऊपर की बात करेंगे तो निश्चित रूप से अब यहां आपको 5 कैटेगरी, 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 कैटेगरी आपकी है। ए 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा नहीं, तीसरा, दूसरा, पहला। अब बताएं तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सीमांत कृषि भूमि, यही है सीमांत कृषि भूमि, यानी 0 से 1 हेक्टेयर के बीच, यानी 1 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर नहीं, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर बिल्कुल नहीं, 1 हेक्टेयर से कम, यही आपका आंसर बनेगा। मैंने बता दिया सीमांत किसान, सीमांत जोत किसको कहेंगे, लघु जोत किसे कहेंगे, अर्ध मध्यम जोत किसे कहेंगे, और मध्यम जोत किसे कहेंगे, और बृहद जोत किसे कहेंगे, या इसको किसान शब्द के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह भी बात आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि इन सारी बातों को, तथ्यों को देखते हुए हमें क्या करना है। चलिए आगे देखिए। तो बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, एक बात ध्यान रखेंगे, भारत में 201 किलोमीटर, क्या हो जाता है ऐसे, खसक जाता है, 201 किलोमीटर क्या है ये, प्रति 1 लाख जनसंख्या 201 किलोमीटर सड़क, जहां तक मैं याद कर रहा हूं, जहां तक मुझे याद आ रही है बातें, 201 किलोमीटर सड़क की लंबाई है। और औसत लंबाई अगर देखेंगे तो औसत लंबाई इसका 371 है, 371 किलोमीटर के ये औसत आकार है। किसके? 371 किलोमीटर ये औसत आकार है राष्ट्र का, ये राष्ट्र का है और ये बिहार का है। तो निश्चित रूप से ऐसी सिचुएशन में इसे आप देखेंगे 201 किलोमीटर और 371 किलोमीटर। अब देखिए इधर, हाँ चलिए, तो यह भी आपका आंसर बन गया। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, निश्चित रूप से प्रति लाख, 1 मिनट नीचे देखिए, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है, तो आपको समझ में आ गई होगी बात। तो सड़क की लंबाई न्यूनतम है यहाँ, या इनमें से कोई नहीं है। सड़क की लंबाई कितनी है, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ना न्यूनतम है, ना न्यूनतम से द्वितीय है, ना उच्चतम है, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर बन जाएगा। यही आपने देखा 201 किलोमीटर और 371 किलोमीटर। ऐसे आप फिर राष्ट्रीय औसत तो आप देख रहे हैं, बिहार के भी प्रति लाख जनसंख्या पर औसत आप देख रहे हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। एक बात मैं बतला दूं, ये आपके पश्चिम बंगाल कलकत्ता के व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन साहब, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, और इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सुसज्जित व्यक्ति एक महान अर्थशास्त्री हैं, और ऐसे तो आप कल्याण उपागम के रूप में इसको देख सकते हैं, लेकिन चूंकि इससे भी निकट आंसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, यहाँ सक्षमता उपागम, इसको कैपेबिलिटी अप्रोच कहते हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच कहते हैं, याद रखिएगा, ये ज़्यादा परफेक्ट होगा। इसलिए यह भी संबंधित है कल्याण उपागम से, ऐसा नहीं कि नहीं संबंधित है, लेकिन इससे मूल संबंधित, इसके अंतर्गत जो है वो कैपेबिलिटी अप्रोच है, सक्षमता उपागम है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। लोगों में क्षमता होती है, लेकिन अपनी क्षमता का समुचित उपयोग नहीं कर पाता। अगर शिक्षित व्यक्ति हो जाए, अमर्त्य सेन का यह भी कहना था कि अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो शिक्षित व्यक्ति पैसे का उपयोग करना जानते हैं, और जब पैसे का उपयोग करना करेंगे, धन का उपयोग करना जानेंगे वो, तो निश्चित रूप से धन के उपयोग करने के कारण उनका विकास दिन प्रतिदिन उनका विकास बढ़ता चला जाएगा। अब बताइए, एक एक व्यक्ति का विकास होता तो राज्य का विकास होगा, अब राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो विश्व का विकास होगा, यानी एक व्यक्ति से विकास तो पूरा विश्व का जुड़ा हुआ है। अमर्त्य सेन साहब का कहना है कि व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति पैसे का संग्रह करेगा तो उस संग्रह से पैसे को कमाने का हाल जानता है।
वो सदुपयोग करना जानता है, अपनी क्षमता का प्रयोग करना जानता है। अब उनका तो कहना है, कैपेबिलिटी अप्रोच के अंतर्गत में क्या कहना है कि व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति अपनी क्षमता का समुचित उपयोग कर नहीं पाता। अगर स्त्री जाति भी अगर शिक्षित हो जाए तो दिन उनका क्या कहते हैं, देश का विकास बहुत तेजी से हो सकता है, जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था में आप देखते हैं। तुम्हारी अमर सिंह साहब का कहना है कि अगर व्यक्ति अपनी क्षमता का प्रयोग तो करता नहीं है, ऐसे में छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। दौड़ता है, सामान्य रूप में दौड़ता है तो अपनी क्षमता का प्रयोग लोग नहीं करता है, लेकिन अगर कोई फैसला खदेड़ दे किसी व्यक्ति को, अब बताइए वह अपने बचने के लिए उसके अंदर पूरी क्षमता का प्रयोग करेगा, तब दौड़ेगा। इस रूप में आप देखते हैं इस क्षमता का प्रयोग करने से निश्चित रूप से आर्थिक विकास होगा, आर्थिक वृद्धि होगी, विकास दिन दुना रात चौगुना की बात आती जाती है। तो इस प्रकार से ये सक्षमता उपागम इसका आंसर बनेगा। चलिए आगे देखिए, तो थोड़ा नीचे देखिए, तो सबका टिक लगा दे जरा, नीचे लाइए। तो कौन कौन टिक नहीं लगाए हैं, लाइए तो और नीचे लाइए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1 मिनट, ये भी हो गया, 1 मिनट, ये भी हो गया, ये भी। चलिए आगे आगे ले चलिए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। अब जरा भारत को परिभाषित करने की बात कीजिए। एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं बाबू, अब एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था भारत में नहीं है। अब खाद्यान्न की आपूर्ति लगभग है। पहले बहुत कमी वाली थी, नो डाउट, पहले तो इसकी अवस्था बन सकती थी। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है, एक कमी तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कमी नहीं है, कमी भी है। तो अब नाम मात्र की कमी की बात आती है, अब ऐसा कोई कमी नहीं, अब एक कोई विशेषता इसकी नहीं रह गई है। और एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के बिल्कुल सत्य है। श्रम अधिक तो है हमारे यहाँ। श्रम किस पर निर्भर करता है? जनसंख्या पर। जनसंख्या बढ़ेगी, श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी। अब श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी तो अब यहां 2 बातें उठती है, एक मात्रात्मक, एक गुणात्मक। जनसंख्या सीधे बढ़ गई, ये मात्रा के बढ़ने से, संख्या के बढ़ने से नहीं, बल्कि इसमें गुणात्मक वृद्धि भी होनी चाहिए। अब बताएं, हमारे यहां जितने रोजगार के अवसर बढ़ते हैं उससे ज्यादा जनसंख्या है। उन सारी जनसंख्या को रोजगार देना बहुत मुश्किल है। अगर वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में, वैकल्पिक व्यवस्था के विकसित नहीं होने के कारण हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर आश्रित है। तो ऐसी स्थिति में जब कृषि पर आश्रित होगा तो एक श्रम अधिक वाली जनसंख्या हमारे यहाँ बन जाएंगी। एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम इसे देखते हैं। आइए, तो निश्चित रूप से एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं बाबू, एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं। ये तो विकसित देश की भी बातें आती है, ये व्यापार में भी ऐसा नहीं। तो निश्चित रूप से 1-2 कोई विकल्प है नहीं ऐसा। तो ऐसी स्थिति में 4 विकल्पों में आपको चुनना होगा। तो निश्चित रूप से जो निकटतम आंसर होगा उसे ही आप आंसर मानेंगे। तो एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसे आप देखते हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आप वर्तमान में आश्रित न रहें। जब भी आपके एग्जाम हो तो एग्जाम के समय में इनके स्रोतों को आप देख लें। अभी मैं डिस्कशन करा देता हूं, अलग सी बात है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पुराने हो तो फिर आधार बन जाएंगे, फिर नए क्वेश्चन जब आएंगे आपके तो नए आधार बन जाएंगे। जैसे यहां देखिए, यहां मैं बतलाता हूं, सबसे अधिक प्राप्ति होती है किससे? निगम कर से, नो डाउट, ये 1 नंबर पर आता है, कोई दो मत नहीं है। और निगम कर के अलावा अन्य आयकर, ये आयकर ये दूसरा स्थान पर आता है, नो डाउट, ये भी सत्य है। कस्टम ड्यूटी नहीं बाबू, ये विकल्प में अगर लेंगे, ये है तीसरा स्थान पर और ये है चौथा स्थान पर। लेकिन एक बात मैं बतला दूं, 2021 के बजट में
अभी तो यही आएगा आंसर जो आपके विकल्प में है, उसको देखा जाएगा। 2021 के विकल्प में यह क्या हो जाएगा, इस आधार पर यह हो जाएगा पहला स्थान पर और यह हो जाएगा दूसरा स्थान पर 21 के आधार पर। 21 के बजट के अनुमान जो है 2021 के बजट अनुमान में ऐसा लगाया गया है कि अब निगम कर को आयकर पीछे छोड़ देगा, ऐसा अनुमान है। तो आयकर प्रथम स्थान पर आ जाएगा, निगम कर दूसरे स्थान पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो कोई विकल्प यहां है नहीं कि हम 2-1, ऐसा कोई विकल्प तो देखिए ऊपर कीजिए तो 1 मिनट देखिए। हाँ तो थोड़ा सा और नीचे कीजिए, थोड़ा सा नीचे कीजिए, बस 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 बस, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है पूरा, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा देखिए। निगम कर 1 2 3 4 जो अभी वर्तमान विकल्प है, एक देखिए 1 2 3 4 नहीं 1 2 कहाँ रहा, 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऐसे क्रम होगा। 1 2 देखिए क्या आंसर बन रहा है। पहले कौन है, एक में निगम कर, दूसरा में कौन है आयकर, तीसरा में कौन है उत्पाद शुल्क, 1 2 4 1 2 4 और 3 में कौन है कस्टम। तो यह आंसर ए बन जाएगा ऐसी स्थिति में। लेकिन यदि वैसा होता तब क्या हो जाता, फिर 2 1 3 4 2 1 3 4 कहीं है, कहीं विकल्प में 2 1 3 4 नहीं है। भविष्य आने वाला समय में ऐसा बन जाएगा, तो फिर आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए और आगे देखिए। अब देखिए ब्याज भुगतान एक आइटम है किसका बाबू, राजस्व व्यय का है। राजस्व व्यय का भारत सरकार के बजट में सबसे बड़ा अनुमान जो है, उस सबसे बड़ा खर्च की जो बात है वो राजस्व व्यय का है। और राजस्व व्यय के अंतर्गत में ब्याज भुगतान, माने राजस्व व्यय के अंतर्गत में ब्याज भुगतान एक सबसे बड़ा व्यय है, सबसे बड़ा भाग है। ऐसे विकल्प, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो विकल्प में आते हैं, विकल्प के आधार पर चुने जाते हैं। तो जो विकल्प आपके सामने हैं उन विकल्पों को बारीकी से देखिए, उन विकल्पों को तैयारी से देखिए। तो इनको देखिएगा तो पहले कौन आएगा, तो ब्याज भुगतान ये सबसे बड़ा भार है निश्चित रूप से, लेकिन राजस्व व्यय के अंतर्गत ब्याज भुगतान आता है, इसलिए यह सबसे बड़ा व्यय है। तो विकल्प कैसा देता है, उस विकल्प के आधार पर आप आंसर चुनेंगे। तो इसके अंतर्गत किसके, यह आइटम किसके अंतर्गत आता है, तो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। इसका आंसर सीधा हो जाएगा राजस्व व्यय। चलिए और आगे। यही है, और छूट रहा है क्या कुछ। अब देखिए राजकोषीय घाटा है बाबू, फिजिकल डिफिसिट, बहुत सारे सूत्र हैं। अब कहां तक मैं उन सारे सूत्रों को बताऊं यहां, लेकिन बहुत समय लग जाएगा वैसे बताऊंगा। तो राजकोषीय घाटे का एक सूत्र है जो इससे संदर्भित है, डेफिसिट बजट जोड़ टोटल डेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। डिफिसिट बजट में सरकार के कुल ऋण भार को जोड़ दिया जाए तो यह फिजिकल डिफिसिट आ जाएगा। अब जरा बताइए टोटल डेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब हम टोटल डेप्ट ऑफ गवर्नमेंट की बात अगर करेंगे तो टोटल डेप्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरनल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट, इंटरेस्ट, ये सारी बातें आएगी। और ये अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो बाबू यह भी एक आपकी लायबिलिटी है। मैंने कई बार बताया है कि अगर बैंक में आपने पैसा जमा किया तो बैंक की लायबिलिटी है, लौटाना है। लोन में और लायबिलिटी में अंतर है। लोन एक लायबिलिटी होती है, सारी लायबिलिटी लोन नहीं होती है। आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, बैंक को किसी आपने कोई लोन नहीं दिया है, कोई ऋण नहीं दिया है, आपने जमा किया है, लेकिन बैंक की वो लायबिलिटी बन गई, बैंक की एक लायबिलिटी बन गई। लेकिन ऋण भी एक लायबिलिटी है, तो ध्यान रखिए। तो ऐसी स्थिति में ये
क्या आएगा, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां? नहीं, ये तो बचती घाटा का सूत्र है। ए बराबर तो डिफिसिट बजट होता है, और राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये तो रेवेन्यू डिफिसिट का सूत्र है, रेवेन्यू डिफिसिट का सूत्र है। पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस बाजार ऋण, ऐसा कुछ नहीं इसमें। बजटीय घाटे माने डिफिसिट बजट, देखिए यही का योग, बजटीय घाटे का योग, और सरकार का बाजार ऋण। अब देखिए इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट। इंटरनल डेप्ट का मतलब हुआ आंतरिक ऋण, आरबीआई से भी ऋण लेते हैं, वह भी एक प्रकार का आंतरिक ऋण है। बाजार से ऋण लेते हैं, वह भी आंतरिक ऋण है। लेकिन विदेशों से ऋण लेते हैं, वह बाह्य ऋण है। तो यहां क्या आता है, सरकार का बाजार ऋण या इंटरनल डेप्ट हो गया। और तथा दायित्व और अन्य दायित्व, इसे इंटरेस्ट भी तो इसका दायित्व है, इस पर इंटरेस्ट भी तो आएगा। तो एक्सटर्नल और इंटरेस्ट, इस सारी बातें आती है। तो इन सारी बातें के आधार पर हम इसको आंसर बंस बना सकते हैं। यहाँ आंसर आपका डी बन जाएगा। ऐसे इसके कई सूत्र हैं, लेकिन उन सूत्रों के आधार पर आप इसको देख सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो बस, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर होगा। नगद कोष अनुपात बाबू यह CRR है, कैश रिजर्व रेशो। देखिए, हटाइए इसको, CRR कैश रिजर्व रेशियो। अब जब मैं कितनी बार मैं बता चुका हूं, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कॉमर्शियल बैंक अपनी जमा राशि का यानी NDTL का एक निश्चित प्रतिशत जब आरबीआई के पास रखती है, उसे ही हम CRR कहते हैं। और मैं एक बात बतला दूं, CRR की जमा राशि पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती है, नो इंटरेस्ट। कुछ लोग बता देते हैं कि इस पर इंटरेस्ट देती है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, देती थी पहले, ये 2006 की बात है, 2006 के बाद से देना बंद कर दिया है। अब कॉमर्शियल बैंक का पैसा जब आरबीआई के पास जितना अधिक होगा, इसका मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास उतना ही पैसा कम होगा। अगर सपोज कीजिए कि 100 रुपया कॉमर्शियल बैंक के पास है और इसमें से वो 4% अगर रख दिया, किसके पास है, केंद्रीय बैंक के पास यानी आरबीआई के पास, तो इसके पास कितने बच गए, 96 रुपए। लेकिन अब इसको घटा करके 3% कर दिया, तो इसके पास बच गए कितने, 97 रुपए। अब बताइए, कॉमर्शियल बैंक के पास जितना अधिक पैसा होगा वह मार्केट में उतना ही अधिक लोन देगा, कॉमर्शियल बैंक के पास जितना कम पैसा होगा उतना ही मार्केट में कम देगा। तो अगर CRR को बढ़ा दिया जाए तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम जाएंगे, अगर CRR को बढ़ा दिया जाए तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम जाएंगे, और CRR को घटा दिया जाए तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे अधिक हो जाएंगे, और जब अधिक हो जाएंगे तो वो भी मार्केट में अधिक देगा। तो जरा बताइए, ऐसी स्थिति में यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में अनुपात में कमी की जाती है, जब कम कर दी जाएगी, अब ये रिजर्व तो कम कर दिया गया, तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे क्या हो गए, बढ़ गए, तो साख सृजन क्या हो जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताइए, अगर कमा देगा, कमी की जाती है, तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे अधिक हो जाएंगे, और जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे अधिक हो जाएंगे तो कॉमर्शियल बैंक जनता को अधिक देगा, क्योंकि जनता का लेन देन तो कॉमर्शियल बैंक से होता है, जनता का लेन देन कभी आरबीआई से नहीं होता, याद रखें। तो साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा, ये वृद्धि हो जाएगी। ये बातें स्पष्ट है कि हाँ, क्या हो जाएगा, यहाँ CRR में साख सृजन क्षमता पर क्रेडिट क्रिएशन, इसको कहते हैं बाबू, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, साख सृजन। क्रिएशन का मतलब होता है कि कॉमर्शियल बैंक एक ऐसी बैंक है कि 100 रुपए से वो 500 रुपए का निर्माण कर लेती है। आप ही को लोन दिया, फिर दूसरा को उसी में से लोन देगा, फिर खाता आपके यहाँ खुलवाएगा, पैसा जमा करवाएगा, धीरे धीरे निकालेगा, फिर उसी खाते से तीसरे को देगा, फिर चौथे को देगा, ऐसे से। इसलिए कहा जाता है 100 रुपए से 500 रुपए का निर्माण कर सकता है, यही तो साख सृजन है। चलिए आगे देखिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना आप अच्छी तरह जानते हैं 1956 में हुई है, ये तो आपको पता ही है। LIC जो व्यक्ति को इंश्योरेंस करता है, जीवन का इंश्योरेंस करता है, और जीवन के इंश्योरेंस करने से व्यक्ति को 1956 में इसकी स्थापना की गई। और यह अवश्य, लेकिन यह एक बात मैं बतला दूं, अगर कोई घटना घटती है और इसका बेनिफिट तभी आपको मिलेगा, भगवान न करे ऐसी कोई घटना घटे, बेनिफिट के लिए घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी वो जो इंश्योरेंस जो करते हैं कंपनी LIC जो करते हैं, तो उसमें यह है, जब तक रेगुलर जमा नहीं है, अगर कोई घटना घट गई, उसका कोई बेनिफिट उसे नहीं मिल पाता है।
इसलिए कभी भी LIC कराने पर हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए कि हमारा रेगुलर जमा हो रहा है या नहीं तो आप स्वयं जमा करें, बेहतर होगा, बेहतर स्थिति होगी। और इस प्रकार से इंश्योरेंस जब आप स्वयं जमा करेंगे तो आपको आपके पास रसीद होगी, आपके पास प्रमाण होगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन स्थितियों में आप LIC का फायदा उठा सकते हैं। अन्यथा अगर केवल आप पैसा देते जा रहे हैं, इसका फायदा आपको समय से मिल सकता है या नहीं मिलेगा, गॉड नोज, आप खुद जाने इसके लिए। आर्यन मल्होत्रा समिति संबंधित किससे है बाबू? ये तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे उठाइए, एक मिनट नीचे लाइए, नीचे लाइए, लाइए नीचे, और नीचे लाइए। चलिए ये भी हो गया, चलिए आगे बढ़िए। कौन सा देश G8 का सदस्य देश नहीं है बाबू? G8 में भारत तो सदस्य देश नहीं है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, ये सब है, याद रखें। लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। जर्मनी, जापान, कनाडा, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब इसके हैं, इसके मेंबर हैं G8 के। और लास्ट क्वेश्चन है, आसियान इसके किसके लिए है? देखिए जरा, आसियान की स्थापना बाबू 8 अगस्त 1967 को की गई थी, याद रहे। 8 अगस्त 1967 को इस क्या हो गया, 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई थी। इसको मिटा दीजिए, इसको। अब बताइए, ये आसियान यही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यही इसका है और इसी से संबंधित है। इसमें आप बहुत से देश हैं, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, वियतनाम है, कई देश हैं, 8 देश इसमें भी है, 8 देशों का ये संगठन है। और इसका उद्देश्य है कि आर्थिक विकास करना उन देशों में, उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास करना और आर्थिक विकास के साथ शांति स्थापना करना। आर्थिक विकास तो हम करेंगे ही, लेकिन आर्थिक विकास के साथ हम शांति की भी स्थापना करेंगे। उन देशों में एक शांति का वातावरण बना रहे, हम शांति का वातावरण, आसियान का उद्देश्य है विकास और वृद्धि करना और शांति की स्थापना करना। इन सब उद्देश्यों के साथ यह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इससे संबंधित है। तो आपका आंसर 20 का यही बन जाएगा। इसकी स्थापना भी हुई है 8 अगस्त 1967 को। तो इस प्रकार से, और कोई क्वेश्चन छूट रहा है क्या? देखिए तो, नहीं ना, हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले किसी क्लास में। चलिए धन्यवाद।